डॉक्टर साहब जी, मैं आज आपके साथ रेशम पालन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूँ। ये कृषि का बहुत ही आकर्षक पहलू है। भाई जी, आपकी उत्सुकता देखकर मुझे खुशी हो रही है। रेशम पालना हमारे कई भारतीय किसानों की पीढ़ियों से एक परंपरा रही है। रेशम पालन करने से पहले आपको इसकी संपूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਅਭਿਆਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ठीक है भाई साहब, रेशम पालन या रेशम उत्पादन केवल शानदार रेशमी कपड़े का उत्पादन करने के बारे में नहीं है। ये टिकाऊ कृषि, जिसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं, के बारे में भी है। शहतूत के पेड़ रेशम के कीड़ों के लिए प्राथमिक भोजन स्रोत, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और मिट्टी के कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही रेशम पालन किसानों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। यह आकर्षक है डॉक्टर साहब जी। तो सफल रेशम पालन के लिए कुछ प्रमुख बातें क्या है? भाई साहब, सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक स्वस्थ शहतूत के बागान को बनाए रखना है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पेड़ अच्छी तरह से पोषित हों और कीटों और बीमारियों से मुक्त हों। फिर रेशम के कीड़ों को पालने की नाजुक प्रक्रिया है। तापमान, आर्द्रता को नियंत्रित करना और सही पोषण प्रदान करना। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਗੇ? रेशम का उत्पादन शहतूत के पेड़ों की सावधानीपूर्वक खेती से शुरू होता है, क्योंकि वे रेशम के कीड़ों के लिए प्राथमिक भोजन स्रोत के रूप में काम करते हैं। भाई साहब, रेशम पालन की प्रक्रिया, जिसे रेशम उत्पादन भी कहा जाता है, में कई अलग अलग चरण शामिल हैं। अंडा उत्पादन, मादा रेशम कीट अंडे देती हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक एकत्र और संग्रहित किया जाता है। इन अंडों से रेशम कीट के लावा बनते हैं, जिन्हें कैटरपिलर या रेशम कीट के नाम से जाना जाता है। भोजन, नए निकले रेशम कीटों को ट्रे या रैक पर रखा जाता है और ताज़ा शहतूत की पत्तियां खिलाई जाती हैं। वे अपनी तीव्र वृद्धि के लिए इन पत्तियों का बड़े चाव से सेवन करते हैं। मोल्टिंग, जैसे जैसे रेशम के कीड़े बढ़ते हैं, वे कई मोल्टिंग चरणों से गुजरते हैं। अपने बढ़ते आकार को समायोजित करने के लिए वे अपनी त्वचा को त्याग देते हैं। मोल्टिंग उनके जीवन चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है और अगले चरण में प्रगति के लिए उनकी तत्परता को इंगित करता है। कोकून का निर्माण, एक बार जब रेशम के कीड़े एक निश्चित आकार तक पहुंच जाते हैं, तो वे एक सुरक्षात्मक कोकून बनाने के लिए अपने चारों ओर रेशम के धागे बुनना शुरू कर देते हैं। वे अपने सिर पर स्थित स्पिननेट के माध्यम से फाइब्रोइन नामक प्रोटीन पदार्थ को स्रावित करके रेशम का उत्पादन करते हैं। कटाई, लगभग 2 से 3 दिनों की कटाई के बाद रेशम के कीड़े अपना कोकून पूरा कर लेते हैं। इस स्तर पर रेशम के रेशों की अखंडता को बनाए रखने के लिए कोकून की सावधानीपूर्वक कटाई की जाती है। प्रत्येक कोकून में एक रेशम का धागा होता है, जो 900 मीटर तक लंबा हो सकता है। प्रसंस्करण, कटे हुए कोकून को रेशम के रेशे निकालने के लिए संसाधित किया जाता है। इसमें सेरिसिन को नरम करने के लिए कोकून को उबालना शामिल है, एक प्राकृतिक गोंद जो फाइबर को एक साथ रखता है। फिर नरम रेशों को कोकून से निकाला जाता है, धागों में पिरोया जाता है और आवश्यकतानुसार रंगा जाता है। बुनाई, वांछित अंतिम उत्पाद के आधार पर रेशम के धागों को अंततः पारंपरिक या आधुनिक बुनाई तकनीकों का उपयोग करके कपड़े में बुना जाता है। परिणाम, रेशमी कपड़ा अपनी चमकदार उपस्थिति, चिकनी बनावट और मजबूती के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर रेशम पालन एक श्रम गहन प्रक्रिया है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक चरण में विवरण और विशेषज्ञता पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शहतूत की खेती से लेकर कोकून की कटाई और रेशम निष्कर्षण तक हर कदम रेशम उत्पादन की जटिल और कालातीत कला में योगदान देता है। ये तो बहुत मेहनत का काम है डॉक्टर साहब। क्या रेशम पालन में हमारे सामने कोई चुनौतियां हैं और आप उनसे कैसे निपटते हैं? ओह, निश्चित रूप से भाई साहब। मौसम में उतार चढ़ाव, कीटों का संक्रमण और बीमारियों का प्रकोप सभी रेशम उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। हम इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन प्रथाओं, नियमित निगरानी और कृषि विशेषज्ञों के सहयोग पर भरोसा करते हैं। सहयोग सचमुच जरूरी है। डॉक्टर साहब, की रेशम दी खेती लाभदायक है? भाई साहब, रेशम पालन उन किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकता है जो उचित बुनियादी ढांचे, ज्ञान और प्रबंधन प्रथाओं में निवेश करते हैं। हालांकि प्रारंभिक सेटअप लागत महत्वपूर्ण हो सकती है, समय के साथ संभावित रिटर्न निवेश से अधिक हो सकता है। रेशम एक उच्च मूल्य वाली वस्तु है, जिसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार मांग रहती है, जो किसानों को उनकी उपज के लिए प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त रेशम पालन अपनी कम इनपुट आवश्यकताओं के लिए जाना जाता है,
क्योंकि शहतूत के पेड़ बारहमासी होते हैं और एक बार स्थापित होने के बाद उन्हें न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है। उचित देखभाल और ध्यान से रेशम किसान उच्च पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और पूरे रेशम उत्पादन चक्र में अपेक्षाकृत स्थिर आय का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा रेशम पालन टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह शहतूत पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान देता है और ग्रामीण आजीविका का समर्थन करता है। कुल मिलाकर, जबकि रेशम पालन की लाभप्रदता बाजार में उतार चढ़ाव और जलवायु परिस्थितियों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है, ये किसानों के लिए दीर्घकालिक सफलता और समृद्धि की संभावना के साथ एक आकर्षक उद्यम बना हुआ है। अंततः आप इच्छुक रेशम पालकों को क्या सलाह देंगे डॉक्टर साहब? धैर्य और समर्पण सर्वोपरि है भाई साहब। रेशम पालन के लिए विस्तार पर ध्यान देने और पारिस्थितिकी तंत्र की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। अपने आप को लगातार शिक्षित करें, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाएं और अनुभवी रेशम किसानों या कृषि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेने में कभी संकोच न करें। सेरीकल्चर ਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਨਮੋਲ ਸਮਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲੱਗੇਗੀ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है भाई साहब। रेशम पालन केवल एक आजीविका नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण और पोषण के लायक एक परंपरा है।